स्पेशल नीड नहीं है। मैंने जैसे 3-4 महीने बाकी थे एग्जाम के लिए, मैंने मेरी सारी बायो की मॉड्यूल्स बांध के रख दी थी। मतलब एक साल तो मुझसे फिजिक्स हुआ ही नहीं, मेरे 90-100 से ऊपर कभी मार्क्स गए नहीं। देखो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जो अपन प्रिपरेशन करते हैं तब तो अपन हमें बहुत इजी लगता है, पर एग्जाम में सबसे ज्यादा धोखा केमिस्ट्री देता है यूजुअली, मैंने जो सबके साथ देखा है। उसने भी बोला कि एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे, और लोग 3 घंटे का ये पेपर है, उसके बाद 4-5 घंटे 6-7 घंटे सिर्फ एनालिसिस ही किए जा रहे हैं। वो कोई मतलब फ्रूटफुल नहीं होता है। आप ऐसा पॉलीमर्स हो गया, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया और बायोमोलिकुल्स हो गया, इनको लास्ट में एक वन शॉट लेक्चर और मतलब इस बार तो आपने सिलेक्शन कर लिया होगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, जो अगले साल देंगे उनको बता रहा हूँ, जो 11th में है इस बार, कि हमारे टीचर ने जो टिप दी थी कि क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट कर रहे हो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो। हाँ, पूरा फर्क का जगह भर जाता है। क्योंकि तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से टाइम देके कर लिया, फिर बायोलॉजी के लिए आधा घंटा ही बाकी है, फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बोइदिक मित्रो फ्रॉम आरजी कौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। और आज यार मेरे साथ है मेरा एक बहुत ही खास दोस्त हर्षल, जिसके बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि उसने यार अपने लास्ट मंथ के नीट जर्नी में अपना स्कोर को 530 540 से 600 प्लस, और उसका फाइनल स्कोर जो है 618 तक लेके गया था, विच इज़ अ ग्रेट फीट। एंड इसके लिए लेट्स वेलकम हर्ष को। वेलकम हर्षल। थैंक यू वैदिक फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगा। हम थे कोविड बैच, हमारा 11th मोस्टली ऑनलाइन ही हुआ था, मतलब तुझे भी पता है पूरा 11th अपना प्योरली ऑनलाइन था। पहले ऑनलाइन में तो हमने पढ़ा नहीं था कुछ, क्योंकि अपन घर पे ही थे और एनवायरनमेंट भी पढ़ने लायक नहीं था। और मेरा तो मेनली 11th तो गेम खेलने में निकल गया था, मुझे उसका सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि जो नीट जो क्रैक करते वो 3-4 साल 5 साल पढ़ते, 10th 11th से पढ़ते हैं तब क्रैक कर पाते, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम एक साल भी प्रॉपर स्टडी करते हो सिस्टमेटिक मैनर में, तो नीट एग्जाम इतनी डिफिकल्ट नहीं है, तुम क्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने बस 12th में प्योर पढ़ाई करके मेरा स्कोर 616 था, तो ऐसे इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुम एक साल भी रेगुलरली पढ़ोगे तो तुम मतलब यू विल एस इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार, क्योंकि अभी इनका नीट आने वाला है, पता ही है तुझे, 1 महीने में, तो यार आज कुछ वार्तालाप करते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू हम, जिससे इनको भी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाएगा। क्योंकि पता ही है, मतलब इनका 1 महीने 5-6 दिन ही शायद बाकी है, एक महीने 5-6 दिन। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं पहले तुझसे पूछना चाहूंगा कि तू रिवीजन कैसे किया था लास्ट मंथ में, मतलब इंडिविजुअली बता, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अलग अलग। हाँ, तो स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। देखो, ऐसे कुछ सीक्रेट नहीं है, जो भी मतलब नीट के टिप्स है आपको पता है यूनिवर्सल ही है। तो बायो के लिए बच्चे क्या करते हैं, पीपल गो फॉर हेवी मटेरियल, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, हाँ, बोलते ये टू मॉड्यूल मैम्स पढ़ पढ़ लो। लेते, वो पढ़ लेते, ये पढ़ लेते। हाँ, यस, और और कोचिंग के भी मॉड्यूल पढ़ लो, तो हाँ, इसकी लास्ट कोई में ऐसी सिर्फ स्पेशल कोचिंग नीड मॉड्यूल नहीं। पढ़ते हैं वही। हाँ, इसकी कोई स्पेशल नीड नहीं है। मैंने जैसे 3-4 महीने बाकी थे एग्जाम के लिए, मैंने मेरी सारी बायो की मॉड्यूल्स बांध के रख दी थी ऊपर, प्योरली एनसीईआरटी फोकस किया था। तो मैं रिवीजन के लिए बायो का तो यही टिप बताऊंगा कि एग्जाम के पहले आपकी कम से कम 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ के हो जानी चाहिए थॉरोली। क्योंकि अपन देख रहे 3-4 साल का ट्रेंड है, पूरा कंप्लीटली पेपर आ रहा है तो 90 में अब 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का हो गया, 100 में से 97-98 क्वेश्चन तो कंप्लीटली प्योर एनसीईआरटी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आपको ऐसे स्पेशल मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर भी आप 350 प्लस तो ले ही आओगे। तो बायो के लिए तो एक ही सजेशन दूंगा कि पीवाईक्यू करो और एनसीईआरटी 20 बार कम से कम पढ़ो। अगर कोई चैप्टर रहते हार्ड, जैसे प्लांट फिजियो, मतलब मुझे भी हार्ड लगता था, काफी सारे लोगों को हार्ड लगता है, पर इवेंचुअली अगर कोई टॉपिक हार्ड लगता है ना, तुम 10 बार वो टॉपिक पढ़ोगे विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो इवेंचुअली तुम्हें वो बाय हार्ट याद हो जाएगा। और अपन को पीएचडी नहीं करनी, अपन को बस एक क्वेश्चन आंसर मार्क करना है। अपना ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं, अपन को ऐसे तो नहीं लिखना, बस पॉइंट्स फैक्ट्स याद रखने हैं। वही तो बायो के लिए यही मेरा अप्रोच था। ठीक है, तो बेसिकली हर्ष ने जो बोला, बेसिकली तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ो, वही मेन चीज है। और अगर कोई चैप्टर हार्ड लगता है, बायोलॉजी में कुछ हार्ड वर्ड नहीं होता है, बस हार्ड लग रहा है मतलब यही है कि तुमने अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन से ही आ रहा है, आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली उसमें आपको एनसीईआरटी को ही दोबारा पढ़ना है, अगर फिर भी मतलब पढ़ के भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप पढ़ते ही रहना है, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चंस करोगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल। तो इसके बाद यार हम मूव करते हैं हमारा फिजिक्स में। फिजिक्स का बता, क्या किया था तूने लास्ट में? फिजिक्स मतलब बात करें तो फिजिक्स सबसे बड़ा एक नाइटमेयर होता है और सबसे बड़ा डर फिजिक्स होता है अपने नाम नीट आते ही भाई एस्पिरेंट्स के सब लिए। लोग एकदम डर जाते थे हाँ, सब लोग एकदम। डर जाते हैं, मैं भी डरता था। मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे कभी कोचिंग में 90 या 100 से ऊपर नहीं आए फिजिक्स में, और मुझे भी बहुत डर लगता था। मतलब
मुझे समझ में तो सब आता था फिजिक्स, पर जब मैं क्वेश्चंस करता था तब नहीं होते थे। तब लास्ट 3 महीने जब बचे थे, मतलब एक साल तो मुझसे फिजिक्स हुआ ही नहीं, मेरे 90 100 से ऊपर कभी मार्क्स गए ही नहीं। तब 3 महीने बचे थे, तब मैंने एक चीज की कि मैंने जब रिवीजन स्टार्ट किया तब मैंने एक फार्मूला नोटबुक बनाई, एक स्पेशल नोटबुक बस फार्मूला के लिए। उसमें मैंने काइनेमेटिक्स से चालू किया, से लेके मैग्नेटिज्म, मॉडर्न, सब सारे चैप्टर्स के जो फॉर्मूलेज है, सब फॉर्मूलेज उनके सारे कांस्टेंट के वैल्यूज, सारे इक्वेशंस एकदम अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिख लिया। और जब भी मैं सुबह उठता था, मैं 1-2 घंटे बस फॉर्मूले ही पढ़ता था। और जब मैंने वो नोटबुक 10-20 बार पढ़ ली, मतलब 20 दिन बाद, जब मुझे सब फॉर्मूले बाय हार्ट हुए, तो मैंने देखा मेरा स्कोर काफी इंप्रूव हुआ। फिर भी ज्यादा नहीं पहुंचा, 120 ही पहुंचा था मॉक टेस्ट में ही। पर मैं मतलब एक फैक्ट बताऊं आप लोगों को, तो 50 में से नीट में 35 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आते हैं। मिनिमम 30-35 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको 10 तक का मैथ्स आता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वो आंसर्स निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। पर अपन को क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? क्योंकि अपन को फॉर्मूला ही नहीं पता रहता। मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड हेवी हेवी क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस करते हैं, जो बेसिकली 50 में से 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे जो रैंक डिसाइडर है, तो उसको अपन को लेना देना नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस टाइम है तो आप करो, पर मेनली तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही 30-35 आते हैं। मतलब 120-130 नंबर तो सीधे बेसिक्स क्वेश्चन पे से है। और अगर आपको कंसेप्ट आते तो आगे वाले भी 5-10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मतलब 140-150 तो आपके बेसिकली आ जाएंगे। तो मैं फिजिक्स का यही करूंगा, जिन्होंने अब तक नहीं किया, कि फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। मैं एक ही ब्रह्मास्त्र दूंगा फिजिक्स के लिए कि मेक अ फॉर्मूला नोटबुक और पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस। बिल्कुल। तो जैसे बेसिकली मेरा था कि हम्म मेरे कोचिंग में कभी 90 100 प्लस नहीं है, और नीट में मेरे 145 आए फिजिक्स में, जो कि मेरे वाह कभी किसी मॉक टेस्ट में नहीं आए। तो वाह फिजिक्स नीट का बहुत बेसिक होता है। अपन वही 2020 से देख रहे हैं, 20, 21, 22, 23, हम्म नीट का फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट कोई आ रहा है तो फिजिक्स से आ रहा है। नीट में सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे जो समझ में आया, हर्ष यही बोलना चाहता है कि उसका ब्रह्मास्त्र था कि मैं रिवीजन कर लूँ। तो यार फिजिक्स के लिए भी उसने फार्मूला नोटबुक बनाया था, और फार्मूला नोटबुक को बार बार रिवीजन, अगेन बायो में भी रिवीजन था। नीट बेसिकली एक ऐसा चीज़ है ना, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में आप देखोगे रिवीजन का बहुत ही यार एक इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। तो फिजिक्स के लिए भी मतलब कि उसने फार्मूला नोटबुक को बार बार रिवाइज किया, और पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा जोर दिया। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप फिजिक्स के लिए बातें कर रहे होते हैं। वही पीवाईक्यूज एग्जैक्टली क्वेश्चन तो ना आ जाए, बट टॉपिक्स जरूर रिपीट होते हैं, और वही मतलब कॉन्सेप्ट सेम होते हैं जो आपका आ रहा होते हैं। और बेसिकली आपको फॉर्मूला रट के फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, बस ये चीज सीख लेना है, तो आपका आराम से 40-45 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। और वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उतना आपको तो टारगेट करना अगर है, जो टॉपर से बिल्कुल कर रहे होंगे। अगर आप टॉपर हो, मुझे लगता है आप नहीं, मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बट अगर जो लोग देख रहे होंगे मैक्सिमम एवरेज ही हो रहे होंगे, जो कि कैसा करके मतलब 620 प्लस 600 प्लस चले जाए, वही उनके लिए बहुत होगा। तो उनके लिए मैं वही बताऊंगा कि वो 40-45 क्वेश्चंस को पहले आप फोकस कर, मतलब 40 क्वेश्चंस में मतलब पहले कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद बाकी को देख लेंगे। ठीक है, तो यार लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बताओ यार, अलग अलग करके तीनों ब्रांचेस को मतलब कैसे पढ़ते थे तुम, क्या किए थे लास्ट मंथ में? बिल्कुल। अपन हमारे मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आते हैं, 150, 160, पर एग्जाम में केमिस्ट्री में मेरे 130, 135 आए थे, एज आई रिमेम्बर। कि एग्जाम में केमिस्ट्री धोखा दे देता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अपन इतना वेल प्रिपेयर नहीं होते। तो स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के हमारे फैकल्टी बहुत अच्छे थे ऑब्वियसली। ऑर्गेनिक के तो एनसीईआरटी के लाइन से सीधे एकदम, जैसे बायो का है वैसे एनसीईआरटी के लाइन से सीधे उठ के रिएक्शन आ जाती है यार। रिएजेंट पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा या कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो इतना इजी है वो। जैसे तुम बायो कर रहे हो वैसे ऑर्गेनिक करो, और उसके लिए तुमको जीओसी और ये 2-3 टॉपिक आइसोमेरिज्म ये बेसिकली आने चाहिए, राइट? जो कि मतलब बहुत बेसिक टॉपिक्स है ये, आपको पहले अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इन टॉपिक्स के। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो नीट मेनली एक ही चीज है, एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप करोगे 650 तो एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं, बिल्कुल। अगर आप कुछ मिस्टेक्स अवॉइड मतलब रिपीट नहीं करो जो हमने किए थे। और इनऑर्गेनिक का भी ऐसे, इनऑर्गेनिक तो सेकंड बायो ही है बेसिकली। आपको सब पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आपको इनऑर्गेनिक नहीं आ रही तो यू आर लर्निंग इट फ्रॉम द रॉन्ग टीचर। तो यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स है काफी, तो आप अच्छे टीचर पकड़ो जो कंसेप्चुअली इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग को भी एटलीस्ट पढ़ा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग आप कर लेते हो तो बाकी सारे चैप्टर्स तो बहुत इजी है, क्योंकि वही बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बेसिकली बहुत इजी, एक बार समझ में आ जाए इनऑर्गेनिक। देखो केमिस्ट्री का एक बहुत फायदा है, अनलेस मतलब बायो और फिजिक्स की तरह कि इतना वास्ट नहीं है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत रैपिड रिवीजन कर सकते हो केमिस्ट्री का, जैसे मेरा हुआ था। मेरा रोज 2-3 बार ऑर्गेनिक रिवाइज करके हो जाता था,
क्योंकि बहुत कंसाइज चीजें ऑर्गेनिक की, राइट। मतलब कुछ ही पॉपुलर रिएक्शन जो आते हैं, और एक रिएक्शन, एक टाइप की रिएक्शन आप कर लेते हो तो उसी पे बेस 10 रिएक्शन होते हैं उसी टाइप्स के, बस रिएजेंट अपने रिएक्टेंट्स चेंज होते रहते हैं, राइट। और तो यार फिजिकल तो सेकंड फिजिक्स ही है, उसके लिए फॉर्मूला बुक आप करो, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। और थियोरेटिकल क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, फिजिकल में भी 15 क्वेश्चन में से मुझे लगता है 4-5 तो सीधे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं फिजिकल के भी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आता ही राइट। है। तो यार मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो यही है कि यार जो, क्योंकि आपका एक मंथ ही बाकी है, उसने जो बोला सबको फॉलो करो। उसके अलावा ये लास्ट मंथ में कुछ हाई एल्ड टॉपिक्स है जो शायद ही आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया और बायोमोलिकुल्स हो गया। इनको लास्ट में एक वन शॉट लेक्चर देख के आप कर सकते हो, और वो लाइक एक दो क्वेश्चन तो वहां से आ ही जाते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हाँ, होगा, राइट। है ना। और एक ये चीज है कि हमारे बारे में क्या हुआ था कि केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सॉल्व हो ही नहीं रहे थे, तो मतलब हम ट्राई किए जा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन में हम लगा दे रहे थे। तो वो आपको नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई एक रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है कि वही अपन कर रहे होंगे, मतलब उसको अपने को सॉल्व करना ही है, कि ईगो में ले लिया, जो तू बोल भी रहा था ना मुझे कुछ देर पहले कि यार ईगो में हम ले यस, राइट, जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हाँ, ये एक था बात। उसके बाद यार चलो, तो हो गया तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। तब सब लोग मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं, तो बताओ यार तुम कैसे मॉक टेस्ट देते थे, कैसे मॉक टेस्ट में तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ, और वही। तो सबसे पहली मैं चीज तो आपको कहूंगा जो मैंने की थी, कि अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स के डर से मॉक टेस्ट स्किप करने लग जाते हैं, जैसे मैं 11 के एंड में करता था, या तो चीटिंग करने लग जाते हैं। मेरे टाइम पे ऑनलाइन था तो अपन पेरेंट्स को खुश करने के लिए चीट करते थे, या तो मॉक टेस्ट स्किप करते थे बहाना देके। मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स अपने कोई दुश्मन नहीं है, दो थोड़ी डांट खा लो पर मॉक टेस्ट स्किप मत करो। तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे पर इवेंचुअली तुम्हें आदत पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे टाइम मैनेज करना है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट से जड़ोगे तो तुम्हारी नीट नीट में तो आप घबराने ही वाले हो। मतलब ये तो बेसिकली रिहर्सल है नीट में, कि आप नीट में किस तरह फोकस करने वाले हो। और मॉक टेस्ट में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कि मैं फिजिक्स पहले सॉल्व करूं एग्जाम में, या बायो पहले करूं, आपको क्या सूट करता है ये एग्जैक्टली। आप अभी से ट्राई कर सकते हो। ओएमआर कैसे फील करो, मॉक टेस्ट है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि नीट में तो कर नहीं सकते। सारी गलतियां, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, सारी गलतियां जो करनी है अभी कर लो। से हमारे मॉक टेस्ट होते थे 30% सिलेबस पे, जब 2 महीने बाकी थे, और लास्ट मंथ में फुल सिलेबस के होते थे, हर अल्टरनेट डे होते थे। तो प्रिपेयर करके जाओ और मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। मतलब अपन तो काफी सुनते हैं यूट्यूब पे कि एनालिसिस करो, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये वो, इतना कोई मतलब हाई लेवल की चीज नहीं होती है एनालिसिस। मैंने पर्सनली इतना कुछ एनालिसिस वेनालिसिस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन 10-20 गलत होते हैं, और अपन को घर घर आते वक्त ही पता चलता है दोस्तों से डिस्कस करने वक्त कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। पर मॉक टेस्ट देने के बाद अपन को बेसिकली ये पता चलता है कि अपना कौन सा चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं है, यार इस चैप्टर का हर टेस्ट में मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। तो ये आप पता कर सकते हो मॉक टेस्ट देके। और घबराओ मत, अगर मतलब अब दो टाइप के बच्चे होंगे अपने वीडियोस देखने वाले, एक जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, और दूसरे जिनके कम आ रहे होंगे, मतलब 400-500। तो 400-500 वाले अभी से होप लूज कर देते हैं कि यार नहीं हो रहा, नहीं होगा, 600 650 चाहिए सिलेक्शन के लिए, अपने तो 500 ही आ रहे। तो मैं बताऊं, मेरे तो 11 के एंड में स्कोर 350 था, और नीट के 1-2 महीने पहले मैंने 530 से चालू किया था, 450 530। मेरे मार्क्स तो स्टिक हो गए थे, 530 से इंक्रीज नहीं कर रहे थे। मतलब बॉयदीपोर में भी डिस्कस करते थे कि मेरे 530 से तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे मेरे मार्क्स। तो जैसे जैसे तुम टेस्ट देते हो, एक महीना जैसे बचता है, तुम्हारी मतलब एक ही नीट के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, रिवीजन। तुम्हारी 10 बार रिवीजन हो जाएगी ना, तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज करेंगे। मेरे 530 से 550 570, और नीट के 2 हफ्ते पहले मैंने मतलब मेरे 600 क्रॉस हुए। मतलब मेरे नीट में बस मॉक टेस्ट में बस 2 बार ही 600 क्रॉस हुए, और सीधे डायरेक्टली एग्जाम में 689 आए, क्योंकि नीट का लेवल बहुत इजी होता है। हाँ, राइट। तो नीट का लेवल बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारे कोचिंग के मॉक टेस्ट। और तुम कोचिंग में मॉक टेस्ट देने की आदत लगा लोगे ना, और नीट भी उसी माइंडसेट से दोगे कि ये भी अपनी मॉक टेस्ट ही है, तो तुम्हें नीट का प्रेशर भी नहीं आएगा, और तुम पहले ही 10 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे उस प्रेशर सिचुएशन की। तो मॉक टेस्ट दो, ऑनेस्टली लो, ऑनेस्टली दो, और प्रिपेयर करके दो। और अगर मार्क्स कम आ रहे तो डरो मत, तुम्हारे जैसे 2-3 भी रिविजन हो जाएगी तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली जो हर्ष ने बोला, बिल्कुल
बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बोला, बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दिया आप लोगों को। बट एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में ये जो आप सोचते हो ना, जैसे वो उसने भी बोला कि एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे, और लोग 3 घंटे का ये पेपर है, उसके बाद 4-5 घंटे 6-7 घंटे सिर्फ एनालिसिस ही किए जा रहे हैं, वो कोई मतलब फ्रूटफुल नहीं होता है। आप ऐसा कर सकते हो कि एग्जाम देके घर आ गए, एक डायरी रखो, छोटा सा मिस्टेक कॉपी जैसे बोलते हैं, आप जस्ट उसमें लिख दो। मतलब ये चीज ना अंदर से आना चाहिए आपका कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों हुआ, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, जस्ट उस चैप्टर को लिख दो कि मुझे इस चैप्टर का दोबारा रिवाइज करना है राइट। है ना। या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया तो उसका मुझे थोड़ा सा मेन लेक्चर्स देख के उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, या फिर उसके क्वेश्चंस लगा लेने हैं अगर फिजिक्स का वो गलत हो रहा है तो, है ना। तो वो अंदर से बेसिकली आना है, और ऐसे चैप्टर्स को आप लिख सकते हो मिस्टेक बुक में, और इस तरीके से आप बेसिकली एनालिसिस, मतलब यही होता है, इतना नहीं कि यार आप मतलब उसके पीछे 4-5 घंटे 6-7 घंटे दिए जा रहे हो, वो हाँ fruitful नहीं ही रहता है। हाँ तो ये तो एक चीज रहता ही है। तो अब और एक बात में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि यार आपको ना कोई प्री कंसेप्ट नोशन नहीं रखना है नीट के एग्जाम देने वक्त कि बायोलॉजी तो इजी आता है, हमें 30 मिनट ही देना है कि 40 मिनट देंगे, क्योंकि हमने तो मॉक में हाँ, ऐसे ही राइट प्रिपेयर राइट करके राइट। रखे थे, हमारे तो कोचिंग में ऐसे ही हमने मॉक टेस्ट दिए हैं और उसमें हमारा अच्छे अच्छे नंबर आया है। ऐसा नहीं होता है नीट में। जैसे हमारे साल 2022 में बायोलॉजी बहुत ज्यादा लेंदी आ गया था, ठीक है। तो उसमें अभी हर्ष बताएगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था हमें कि यार हम सोचे थे कि यार 30 मिनट यस 45 मिनट से हम देंगे। तो उस माइंडसेट लेके जो लोग ने भी अटेम्प्ट किया उनका सिलेक्शन मैक्सिमम नहीं हुआ है कि यार हमें जो है 30 मिनट देना है। तो पहले बेसिकली उसके लिए आपको राइट पहले एक ओवरव्यू ले लेना है पेपर का, राइट। कि यार ऊपर ऊपर से राइट देख राइट। लिया एक बार कि बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कि वन लाइनर्स है, कि असर्शन रीजनिंग है, कि स्टेटमेंट बेस्ड है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी ओवरलुक एक बार देख लो कि कौन सा लेंदी होने वाला है, और उस बेसिस में उसके लिए टाइम छोड़ के रखो कि इतना हमें टाइम उसके लिए देना है, राइट। हर्ष इस बारे में कुछ राइट बताना राइट। चाहेगा? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्री रिजिड अपना माइंडसेट मत रखो कि राइट। मैं पेपर में फिजिक्स ही पहले सॉल्व करूंगा या केमिस्ट्री पहले सॉल्व करूंगा, बायो तो इजी वो एंड में करूंगा। मतलब बायो जैसे सबका है मोस्टली, जो भी पढ़ रहे हैं लोग, बायो तो वो कोचिंग में 40 मिनट में कर लेते हैं, 45 मिनट्स में मोस्टली। हम्म। तो अपन रिजिड माइंडसेट रख देते हैं कि 70 मिनट तो फिजिक्स के लिए, 50-60 मिनट केमिस्ट्री के लिए, और फिर 40 मिनट बायो के लिए। हम्म। पर हमारे एग्जाम में वही सबके साथ स्कैम हुआ। फिजिक्स तो बहुत इजी आई थी, पर बायो अब तक मेडिकल एंट्रेंस की बात करूं, मैं टफ नहीं कह रहा, पर अगर अब तक मतलब 20-30 साल की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट बायो 2022 के, मतलब 2022 के एग्जाम की थी। मतलब मैं बताऊं 100 में से तो 50-60-70 क्वेश्चंस तो पूरे मल्टीपल सेंटेंस बेस्ड थे। सिलेक्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। 5 सेंटेंस थे उसमें से सिलेक्ट करने थे, असर्शन रीजन भी बहुत आए। मतलब कभी, क्योंकि नीट वालों ने कभी तो कहा नहीं कि असर्शन रीजन बस एम्स को दे रहे थे इसलिए हम नीट के सिलेबस से गायब कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ऐसे उन्होंने कभी किसी ब्रोचर में नहीं कहा। और बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि असर्शन रीजन तो एम्स में आ रहे थे, और सीधे 22 के एग्जाम में असर्शन रीजन घुसे, इसलिए बहुत लोग वहां पे मतलब परेशान हो गए थे। और मुझे बेसिकली, मैं भी, मेरा बायो बहुत स्ट्रांग था, मतलब मेरे 335 है कुछ बायो में। तो मेरा जो कोचिंग का बायो होता था 40 मिनट में, 45 मिनट्स में, मुझे ऑनेस्टली 70 मिनट लगे थे नीट 2022 के बायो में। मुझे भी अब ऐसे ही कुछ बेसिकली ये भी चीज 50-60 हुई मिनट थी लग कि, गया था। वही तो। हाँ, मुझे 70 मिनट लगे, मुझे मार्क्स बहुत अच्छा है, पर मुझे हम्म। 70 मिनट लगे। अब ये भी हम्म। बेसिकली दो लोग होते हैं, एक जो जिनकी ये देख के जिनकी हालत टाइट हो गई कि यार 70 मिनट लग गए, अब तो नहीं होगा। अब तो नहीं पर होगा। मुझे अंदर के अंदर पता था कि अगर बायो लेंदी है तो फिजिक्स तो इजी है, और मैंने देख लिया था। मतलब बिल्कुल मैं यही बिल्कुल। कहूंगा, जैसे हम्म। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो एटलीस्ट 2-3 मिनट, एक एक मिनट हर सेक्शन एटलीस्ट देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग तो नहीं है जैसे हमारे यहाँ बायो लेंदी था। जिन लोगों ने बायो देख लिया कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, 30 मिनट तो नहीं, 30 मिनट में तो नहीं होंगे, उन्होंने उस हिसाब से फिजिक्स का टाइम मैनेज किया। फिजिक्स को जल्दी किया, जिन्होंने केमिस्ट्री को प्री, भी जल्दी हाँ, करने की कोशिश किया, जिससे उनको बायोलॉजी में जिन्होंने टाइम प्री ज्यादा लगा। अजम्पशन किया कि बायो तो 30 मिनट में होगा, उनका नहीं हुआ और उनका बहुत बायो छूट गया। 50-60 क्वेश्चन 100 में से सॉल्व कर पाए लोग। इसलिए प्री रिजिड मत रखो, फ्लेक्सिबल रखो, कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करते आना चाहिए। अपने आप को बेसिकली जैसा भी पेपर आ जाए आपको बेसिकली रेडी रहना है, हाँ, बिल्कुल, और उसमें अटेम्प्ट करके और आना मेन चाहिए। और एक जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया ओएमआर फिलिंग कैसे करें। हाँ तो वो ये थोड़ा तो सा। देखो, पहले अपनी पर्सनल चॉइस से ओएमआर फिलिंग कैसे करें, पर एज अ सीनियर हम आप दोनों को सजेस्ट यही करेंगे कि एक साथ 180 मतलब 200 क्वेश्चंस बेसिकली फील करना थोड़ा रिस्की है। या फिर बहुत लोग सेक्शन वाइज भी करते हैं कि बायो पूरा हो गया तो बायो के 100 क्वेश्चंस करूं, वो भी बहुत रिस्की है। क्योंकि देखो, सिंपल बात है यार कि जिस चीज में रिस्क है तो वो चीज क्यों करनी। बेसिकली आप एक भी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो नीचे के जब तक आपको पता नहीं चलेगा सब गलत हो जाएंगे। और ऐसे नहीं कि हमने तो बहुत प्रैक्टिस की तो हमारा नहीं होगा,
वो लक का फैक्टर है। अगर आपने कर दिया, आपका थोड़ा भी कंसंट्रेशन नहीं हुआ, आपने कर दिया, तो एक लाइन से आपके बहुत क्वेश्चन गलत होने का ये है। तो मतलब यही हम सजेस्ट करेंगे कि या तो क्वेश्चन के साथ साथ करो, या तो पूरे पेज का करो। जैसे एक पेज पे 5-6 क्वेश्चन है, तो वो पेज आप टर्न करने से पहले उस पेज के 5 क्वेश्चन भर दो, फिर नेक्स्ट पेज के 5 क्वेश्चन भर दो, तो ये इजी रहेगा। और मतलब इस बार तो आपने सिलेक्शन कर लिया होगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, जो अगले साल देंगे उनको बता रहा हूँ, जो 11th में इस बार, कि हमारे टीचर ने जो टिप दी थी कि क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करने वक्त आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, हाँ, पूरा फर्क का जगह भर जाता क्योंकि है। हाँ डिफरेंस ये होता है कि इंग्लिश आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में आते हैं क्वेश्चंस, एक पेज पे 8-8 क्वेश्चंस आते हैं, और रफ वर्क का तो बहुत इश्यू होता है नीट में, बहुत कम रफ वर्क की स्पेस होती है। अगर आप हिंदी क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में ही, तो एक पेज पे 4 ही क्वेश्चन होते हैं, इस हाफ में हिंदी में, इस हाफ में इंग्लिश में, तो आप हिंदी की पूरी स्पेस है वो रफ वर्क के तरह यूज कर सकते हो, ये आपको फायदा मिलता है। आपको बार बार पीछे रफ वर्क के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हिंदी की पूरी स्पेस आप रफ वर्क के लिए यूज करो। ये प्रो टिप हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो यार और एक चीज है कि नीट के 1-2 हफ्ते पहले कुछ नई चीजें मत पढ़ो, मतलब अभी 1 ही महीना बाकी है, अब नई चीजें भूल जाओ। अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स को मेनली मोस्टली रिवाइज करो। जैसे फिजिक्स की बात करें अपन, सेमीकंडक्टर से, मॉडर्न फिजिक्स से, इससे 7-8 क्वेश्चन इन चीजों में से, तो आपको देखो 45 क्वेश्चन कंपलसरी, उसमें से 8 क्वेश्चन आपको पता है 2 टॉपिक में से फिक्स है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन, जितने टाइम मेडिकल एंट्रेंस का लॉजिक गेट तो आएगा ही, पेपर हुआ है, लॉजिक गेट का तो आता ही है, मतलब उसके सिवा तो पेपर बनता ही नहीं है। तो आपको 4 मार्क्स फिक्स है, मतलब सेमीकंडक्टर, मॉडर्न हो गया, मैग्नेटिज्म, अपने बड़े बड़े टॉपिक्स इनमें से क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो ये अच्छे से रिवाइज करो ये चैप्टर। बायो के जैसे अपन ने जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी बोला, इकोलॉजी बोला, प्लांट किंगडम, बस एग्जाम्पल ही लर्न करने हैं। जो मेन स्कोरिंग टॉपिक है पहले रिवाइज करो, एग्जाम के पहले अपन फिर घबरा जाते कि इतना बड़ा टॉपिक कैसे होगा, और न्यू चीजें मत करो। और एग्जाम, बहुत लोग पूछते कि एग्जाम के दिन क्या करूं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूं, के ऐसे मत करो। देखो, अगर आप सिलेक्शन आपका होना है तो वो हो जाएगा। एग्जाम के पहले दिन 4 बजे उठ के आपके सिलेक्शन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऑनेस्ट बात है। पॉजिटिव एग्जाम इफेक्ट के पड़ेगा दिन कि चिल नहीं रहो, पड़ेगा नहीं पता, बट नेगेटिव जरूर पड़ेगा। अगर तुम नेगेटिव एग्जाम जरूर के दिन पड़ेगा 4 आराम बजे से। उठोगे हाँ, तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल नींद वींद नहीं होगा, फिर एग्जाम में जाके आप खराब करके आओगे पेपर। आराम से पूरी नींद दो, क्योंकि 2-3 घंटे से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। जो है आपका एक दिन पहले प्री डिसाइडेड है कितनी पढ़ाई हो गई। बस सुबह उठ के आप 1 घंटे में फिजिक्स के जो मैंने फॉर्मूला बुक बोली, 1 घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो कि फिजिकल के जो फॉर्मूलेज है, या जो एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। तो 2-3 घंटे सुबह उठ के, मतलब जैसे अपना पेपर 2 से 5 रहता है, तो आप 8 बजे भी उठ गए तो 2 आवर्स में आप रैपिड आराम से रिवीजन एक मार रिवाइज सकते करो, हो। आराम से। मेरा एग्जैक्टली मेरा ये हुआ था, मैंने मतलब जो टॉपिक सुबह 2 घंटे में पढ़ के गया था, उसमें से 5 से क्वेश्चंस मेरे रिपीट हुए थे। ये भी बहुत फायदेमंद रहता है। सही है। तो यार विद दिस हम थोड़ा सा अभी रैप अप करेंगे। तो होप यार आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। ये मेरे तरफ से शायद ही लास्ट वीडियो ही था, मैं नीट के पहले अभी तो और वीडियो नहीं बनाऊंगा, यही मेरा लास्ट वीडियो रहने वाला होगा आप लोगों के साथ नीट के लिए। तो यार विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हर्ष भी विश कर दे यार इनको। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मतलब डरो मत, नीट एग्जाम बहुत इजी होती है। जो अपनी मॉक टेस्ट होती है उससे भी ज्यादा नीट एग्जाम इजी होते हैं। आप अगर इजी माइंडसेट से जाओगे कि ये अपनी मॉक टेस्ट है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो यू विल डेफिनेटली गोना एस इट। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ईगोइस्टिक मत रहना किसी क्वेश्चन पे। जैसे मेरा मॉडर्न बहुत अच्छा था तो मैं स्टिक हो गया था 5 मिनट, ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चंस नहीं आ रहा है 1-2 तो स्किप करो उसको, और कॉन्फिडेंटली जाओ एग्जाम को। बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। सही है यार, बेस्ट ऑफ लक गाइस। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहो तो बेटर है। और ज्यादा मत मतलब एंग्शियस ना हो जाओ कि क्या होगा पेपर में, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने आपका मेहनत फुल पुट इन किया है, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस। टीचर ने जो टिप दी थी कि क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करने वक्त आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, हाँ, पूरा फर्क का जगह भर जाता क्योंकि है। हाँ 8 क्वेश्चन आपको पता है 2 टॉपिक में से फिक्स है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन, जितने टाइम मेडिकल एंट्रेंस का लॉजिक गेट तो आएगा ही, पेपर हुआ है, लॉजिक गेट का तो लॉजिक आता ही गेट है, तो मतलब आया ही उसके है। सिवा तो पेपर बनता ही नहीं है। तो आपको 4 मार्क्स फिक्स है, मतलब सेमीकंडक्टर, मॉडर्न हो गया, मैग्नेटिज्म,